एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से नाइट्रोजन धारी उर्वरक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है और कौन कौन से फास्फोरस धारी उर्वरक होते हैं जिनमें फास्फोरस पाया जाता है। आज हम बात करेंगे पोटेशियम उर्वरक के बारे में, यानी कि जिनमें जो है पोटास पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं पोटेशियम उर्वरक के बारे में। यह है आपका पोटेशियम उर्वरक में म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि इसको आप क्या कहते हैं, एमओपी। ठीक है, एमओपी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग केसीएल यानी कि पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसमें कितना परसेंट आपका जो है पोटेशियम होता है, तो 60% क्या होता है, इसमें पोटेशियम होता है। ठीक है भैया, कितने परसेंट पोटेशियम होता है, 60% पोटेशियम होता है। कह रहा है कि इसमें अधिकतम यानी की मात्रा NaCl लवण के रूप में 3.5% एवं न्यूनतम पोटास K2O 58% होना चाहिए। यानी कि NaCl का मतलब समझते हैं आप, सोडियम क्लोराइड की मात्रा के अनुसार 3.5% इसमें क्या होना चाहिए, सोडियम भी होना चाहिए, और पोटास कितना होना चाहिए, 58% होना चाहिए। यह अधिकांश मिट्टियों एवं फसलों के लिए सर्वोत्तम पोटासी उर्वरक है। कौन, म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक है, यद्यपि यह जल में अत्यंत घुलनशील है लेकिन पौधों में घुलनशील नहीं है। जल में क्या है, घुलनशील है, फिर भी यह मिट्टी में बहकर नहीं जाता है क्योंकि यह मिट्टी के धरातलीय कणों में समा जाता है। पोटास देखे होंगे आप लोग, जो है लाल लाल होता होगा, जड़ के पास कभी कभी दिया जाता है ना, बैगन वैगन की खेत में। क्योंकि इसमें क्या करा है, क्लोराइड होता है, इसलिए इसका उपयोग तंबाकू, धान, टमाटर, गन्ना, शकरकंद एवं अन्य स्टार्ची फसलों में नहीं होता है। क्योंकि शक्कर फसलों में शक्कर जमा होने के कारण होने की प्रक्रिया क्लोराइड से प्रभावित होती है। तंबाकू की पत्तियों में क्लोरीन की अधिकता इसके जलने की गुणवत्ता को कम कर सकता है। जो तंबाकू में पत्तियां जलती है, ठीक है, क्लोरीन की अधिकता होती है तो पत्तियां जलती हैं उसकी, लेकिन आप जो है पोटास डाल देंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास, तो क्या कर सकता है, उसको कम कर सकता है। टमाटर की पत्तियों को जो है जलने में जलने को कम कर सकता है, जो पत्तियां जली रहती हैं। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास कितना परसेंट में पोटास पाया जाता है, 60% पोटास पाया जाता है। ठीक है भैया, अब बात करते हैं सल्फेट ऑफ पोटास के बारे में, जिसको आप SOP कहते हैं। सल्फेट ऑफ पोटास, SOP, या फिर K2SO4 जो है आपके पोटेशियम सल्फेट, है ना। इसमें जो है 48 से 52% आपका पोटास होता है, 17 से 18% क्या होता है, सल्फर होता है। देखो, सल्फेट ऑफ पोटास का है तो मतलब सल्फर भी होगा, पोटास भी होगा। सल्फर कितना होगा, सल्फर होगा 17 से 18% और पोटास कितना होगा, 48 से 52%। ठीक है, वो कौन था, वो म्यूरेट ऑफ पोटास था। म्यूरेट ऑफ पोटास में केवल पोटास था, कितना परसेंट, 60%, है ना। कह रहा है कि लवणीय एवं क्षारीय मृदा के लिए यह MOP की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से किसी फसल को किसी तरह की हानि नहीं होती। यानी कि जो सल्फेट ऑफ पोटास इसको डाल सकते हैं। देखो, धान में हम किसका प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट। अगर सल्फेट शब्द आ गया तो जान लीजिए कि फसलों के लिए लाभदायक है सल्फेट, है ना। यह भारी मिट्टियों की अपेक्षा हल्की मिट्टियों के लिए उपयुक्त है। जिन पौधों में KCl का प्रयोग नहीं किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उनमें जो है पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग होता है। ठीक है, सल्फेट ऑफ पोटास जिसको SOP कहते हैं, K2SO4 का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो है आपके MOP का प्रयोग नहीं होता है। म्यूरेट ऑफ पोटास में उसमें जो है हम SOP का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल में समझ जाना, गड़बड़ा दोगे आप लोग। बात करते हैं नाइट्रेट ऑफ पोटास के बारे में। नाइट्रेट ऑफ पोटास, इसको जो है NOP या KNO3 कहते हैं। इसमें जो है 13% नाइट्रोजन होता है, 44% आपके क्या होता है, पोटास होता है। ठीक है, कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रोजन एवं पोटास के लिए उत्तम है। नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन है, पोटास मतलब पोटास, है ना। इसका उपयोग मुख्यतः फल वृक्षों, तंबाकू जैसे फसलों एवं सब्जियों में किया जाता है। नाइट्रेट ऑफ पोटास का इसका फार्मूला क्या है, KNO3। ठीक है, में पोटेशियम नाइट्रेट भी कह सकते हैं, नाइट्रेट ऑफ पोटास भी कह सकते हैं, या NOP भी कह सकते हैं। 44% आपके पोटास होता है, 13% आपके नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये कौन से थे, ये आपके थे पोटेशियम फर्टिलाइजर में। अब सेकेंडरी फर्टिलाइजर की बात कर दें। सेकेंडरी फर्टिलाइजर में जैसे आपका दिया है जिप्सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम क्षारीय मिट्टी में सुधार के लिए करते हैं। इनमें जो है कैल्शियम कितना होता है, 29.2% होता है। मैग्नीशियम पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, और 18.6% आपके सल्फर होता है, अदर में कुछ होता ही नहीं, केवल इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम और सल्फर होता है।
रॉक फास्फेट में आपके 33.1% आपके कैल्शियम होता है, 25.2% आपके फास्फोरस होता है P2O5। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 9.5% जो आपके कैल्शियम होता है, 12.5% आपके सल्फर होता है, 16% आपका फास्फोरस होता है। एप्सम साल्ट NgMgSO4, ये नाम नहीं सुने होंगे कभी आप लोग, इसको रहने भी देना। इसमें 9.6% मैग्नीशियम होता है, 13.6% सल्फर होता है, 13.0% या 13% आपके सल्फर होता है। पोटेशियम सल्फेट में कितना होता है? 17.5% क्या होता है? सल्फर होता है। 48% आपके पोटास होता है। अब बात करते हैं, आगे दिया है आपका अमोनियम सल्फेट में 24.2% आपके सल्फर होता है, 21% आपके नाइट्रोजन होता है। बेसिक स्लैग में 3, देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, आप लोग ये जरूर पूछे थे, बेसिक स्लैग में कितने परसेंट सल्फर होता है? तो 3%। अदर में बात करें जैसे फास्फोरस कितना होता है? तो 15.6%। बेसिक स्लैग याद कर लेना, बेसिक स्लैग में कितना परसेंट सल्फर होता है? बेसिक स्लैग स्लैग मतलब सल्फर है ना, सल्फर कितना होता है? 3%, याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट में आपकी 11.4% आपका क्या होता है? सल्फर होता है, और कॉपर कितना होता है? 21%। ठीक है भैया। आगे दिया है जिससे आपका फेरिस सल्फेट में 18.8% आपके कैल्शियम होता है, 32.8% आपकी फेरम होता है, फेरस होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। आगे दिया है आपका ZnSO4 के बारे में। जिंक सल्फेट में 17.8% आपके सल्फर होता है। जिंक भी कितना पाया जाएगा? 36.7। देखो बताया था हमने, अगर जिंक सल्फेट तो जिंक पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट पोटास भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। सोडियम नाइट्रेट सोडियम होगा, नाइट्रोजन है ना, इसी तरह होता है। आयरन पायराइड में आपके 22 से 24% आपके केवल कैल्शियम ही सल्फर होता है। बोरॉक्स बोरॉक्स की बात करें तो इसमें 10.6% केवल बोरान होता है। बोरॉक्स बोरान पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व कह रहा है कि कुछ धात्विक पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त लवण अधिक क्रियाशील होने के कारण मृदा में डालने पर अनुपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है। अनुपलब्ध रूप में, जैसे आपका दिया है क्या? EDTA यानी कि इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। DTPA इथाइलिन ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड, डाइएथिलीन ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड। CDTA आपका साइक्लोहेक्सेन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। EDTA क्या है? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिड है। DDTA क्या है? डाई इथाइलिन ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड है। CDTA क्या है? साइक्लोहेक्सेन डायमीन टेट्राएसिड है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है फुल फॉर्म के रूप में। कह रहा है कि जैसे कार्बनिक यौगिकों में अपने चक्रीय संरचना में इन धात्विक तत्व आयनों को फंसाकर रखने की क्षमता होती है, और इस तरह चिलेटिंग से बने धातु कार्बनिक कॉम्प्लेक्स को मेटल चिलेट्स कहते हैं। चिलेट से बने कार्बनिक पदार्थ को मेटल चिलेट्स कहते हैं, याद रखना। और कह रहा है कि ये धातु चिलेट जल में तो घुलनशील है, लेकिन मृदा घोल में आयनीकृत नहीं होते, यानी कि जल में घुल जाएंगे लेकिन मृदा में घुलन नहीं होते हैं। इसलिए धात्विक आयन मृदा अवयवों के साथ प्रक्रिया नहीं करते हैं, और पोषक तत्वों का चिलेट के रूप में अधिक उपलब्ध होता है, जैसे कि आपका हो गया फेरम, हो गया कॉपर, हो गया जिंक और मैग्नीज का चिलेट रूप उपलब्ध होता है किसान सॉइल में। ठीक है, अब बात करते हैं, दिया आपका पादप वृद्धि के लिए सूक्ष्म तत्वों की सांद्रता, जैसे कि कितने ppm चाहिए, है ना। तो फेरम कितने ppm चाहिए पौधों में? 0.5 से 5 ppm। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना चाहे तो, है ना, चाहे एकदम रट लेना। सीरियल वाइज भी दिया है। फेरम कितना पाया जाता है? 0.5 से 5 ppm पाया जाता है। मैग्नीज कितना पाया जाता है? 0.1 से 0.5% पाया जाता है, 5 ppm पाया जाता है। बोरान कितना पाया जाता है? 0, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि सबसे जो सूक्ष्म है, जैसे आपका फेरम हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे 0.1 से 1 ppm तक पाया जाता है ये बोरान। जिंक कितना पाया जाता है? 0.02 से 0.2 ppm तक पाया जाता है। कॉपर कितना पाया जाता है? 0.01 से लेकर 0.05 ppm तक पाया जाता है। मॉलिब्डेनम कितना पाया जाता है? तो मॉलिब्डेनम भी उतना ही पाया जाता है। कॉपर और मॉलिब्डेनम सेम प्रक्रिया है, 0.01 से 0.05 तक ppm तक पाया जाता है। कह रहा है कि भारतीय मिट्टी में 50% भाग में जिंक की कमी है और 25% भाग में सल्फर की कमी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे मान ली कि भारत में जो है नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है,
और आपके जिंक की भी कमी होती है। तो जिंक की कमी 50% भाग पर होती है और सल्फर की कमी 25% भाग पे होती है। ठीक है भैया, और पूरे में जोड़ लें तो लगभग 75% भाग पर जो नाइट्रोजन की कमी है, या भारत की मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी होती है, इसलिए देखे होंगे आप लोग नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयुक्त होता है भारत में, है ना। अब बात करते हैं नाइट्रिकारी नाइट्रिकारी रोचक तथा मंद मोचन उर्वरक, यानी कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स एंड स्लो रिलीज फटे, धीरे धीरे जो रिलीज होते हैं। जैसे आपका दिया है, मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की तुलना में पोटास एवं फास्फोरस कम गतिशील है, नाइट्रोजन जो है अत्यधिक गतिशील है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आसानी से निछालित हो जाते हैं एवं वाष्पीकरण और डिनाइट्रिफिकेशन का शिकार हो जाते हैं। नाइट्रोजन के क्षय को न्यूनतम करने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक को कई डोज में विभाजित कर फसल के क्रांतिक चरण में खेत में डाला जाता है। ठीक है, कि जिसके कारण जो है नाइट्रोजन का क्षय ना हो। आगे दिया है आपका, हालांकि इससे उर्वरक डालने की खर्च की बढ़ोतरी, यानी कि जब जो है बार बार आप देंगे कई बार तो उर्वरक की बढ़ोतरी तो होगी करेगी, पैसा भी खर्च होगा। उपरोक्त क्षय को कम करने के लिए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स या स्लो रिलीज फर्टिलाइजर उपयोग साबित हुए हैं, जो फसलों हेतु पोषक तत्वों की उपलब्धता को नियंत्रित करते हैं। इनके प्रयोग से निम्नलिखित लाभ होते हैं, किसके, जो आपके नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर स्लो रिलीज फर्टिलाइजर धीरे धीरे जो रिलीज होते हैं उनके प्रयोग से निम्न तरह से लाभ होते हैं। जैसे आपका दिया है, क्या दिया है भैया दिया है, ये फसलें पौधों द्वारा नाइट्रोजन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पोषक तत्व पौधों को धीरे धीरे समान गति से उपलब्ध होता है। जो स्लो रिलीज होते हैं, स्लो रिलीज धीरे धीरे मिलेगा। इसमें श्रम की बचत होती है, क्योंकि स्प्लिट डोज की आवश्यकता नहीं, मतलब इकट्ठे जो है नहीं डाला जाता, बार बार डाला जाता है। क्योंकि ऐसा करने से पोषक तत्व के अवशोषण और उर्वरक उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है एवं उर्वरक की मात्रा भी घटाई जाती है। जैसे आप जब मान लीजिए कि आप जैसे 100 किलो देना है तो 100 किलो का डोज में बांट लीजिए, 5 बार में दीजिए 20-20 किलो, उससे क्या होगा, उपयोग दक्षता में भी वृद्धि होती रहेगी और उर्वरक की मात्रा भी घटाई नहीं जा रही है। लेकिन जब आप जो है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो जो है घटाई जा सकती है, कभी कम दे दीजिए कभी ज़्यादा दे दीजिए, है ना। और कम होने से जल एवं वायु निचलन क्षय का प्रदूषण भी कम होता है। ऐसे उर्वरक को बेसल ड्रेसिंग के समय में या टॉप ड्रेसिंग के समय में के रूप में किया जाता है, इसलिए खेत में उर्वरक डालने के समय अधिक लोच होता है। देखो, टॉप ड्रेसिंग हम कब करते हैं, खड़ी फसल में करते हैं। खड़ी फसल के लिए मुख्य जो है आपके जो तत्व है वो क्या है, नाइट्रोजन है। खड़ी फसल में सबसे ज़्यादा क्या डाला जाता है, तो वो फर्टिलाइजर क्या है, वो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से याद रखना। ठीक है, बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स के बारे में, यानी कि नाइट्रिकारी रोधक मतलब दिया है, जैसे कि आपका नाइट्रेट रहित उर्वरकों को, जैसे अमोनिया लवण, यूरिया इत्यादि में इसका परिणाम अच्छा साबित हुआ है। नाइट्रिफिकेशन रोधक के प्रयोग से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की क्रियाशीलता में कमी आती है। उदाहरण जैसे आपका दिया फॉर लोलैंड, यानी कि जहाँ पर जो है भूमि निचली भूमि पे ऑक्सामाइट NH2CO NH2, इसमें जो है 31%, देखो यूरिया का होता है NH2CO NH2, लेकिन इसका ऑक्सामाइट कितना होता है NH2CO NH2, डबल CO है ना। ऑक्सामाइट कितना होता है NH2CO NH2, और जो आपका यूरिया होता है उसका NH2CO NH2 होता है। यह आर्द्रताग्राही नहीं होता है और इसमें जल में इसकी घुलनशीलता 0.4 ग्राम प्रति लीटर वाटर है। ठीक है, कम हो सकता होती है। और आपका दिया है डाइकाइनामाइड जिस DD इसको कहते हैं, जिसका फार्मूला क्या है NH2C, जिसका जो है 42% क्या पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। थायो यूरिया में 36.8% नाइट्रोजन होता है। यूरिया पॉलीजेट में सॉरी पायरोलीजेट में यूरिया पायरोलीजेट में 48% नाइट्रोजन होता है। थाई यूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो 36.8% नाइट्रोजन होता है थाई यूरिया में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ऑक्सामाइट का सूत्र क्या है, NH2CO NH2 है। ठीक है, इसमें 31% नाइट्रोजन होता है, याद रखना। ठीक है, किसके लिए, लो लैंड के लिए। अब अपलैंड की बात करते हैं, ऊपरी भूमि के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, एम का मतलब होगा 2-amino-4-chloro-6 मिथाइल पिरिमिडीन, किसका 2-amino-4-chloro-6 मिथाइल पिरिमिडीन, या फिर यनसर्व देखो बहुत बार पूछता है, यनसर्व का फुल फॉर्म क्या है, तो यनसर्व का फुल फॉर्म है 2-chloro-6 ट्राईक्लोरो मिथाइल पिरिमिडीन, 2-chloro-6 ट्राईक्लोरो मिथाइल पिरिमिडीन, 2-chloro-6 ट्राईक्लोरो मिथाइल पिरिमिडीन।
अदर्स में बात करते हैं भैया तो ASU ब्यूनाल थायूरिया है, नाइट्रोपायरिन ये भी अदर है, ST यानी कि आपका क्या है सल्फेडाइजोल हो गया, DCS ATC नीम के, इसका भी प्रयोग करते हैं हम लोग नाइट्रोजन कारी रोधक के रूप में। मंद मोचन में बात करें स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में जिसे दिया है आपका कि लीचिंग पर काबू पाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक की घुलनशीलता को निम्नलिखित उपायों के द्वारा कम किया जा सकता है। यानी कि जब आप नाइट्रोजन डालते हैं तो लीचिंग प्रक्रिया द्वारा क्या होता है उसका लॉस हो जाता है। उस लॉस को कम करने के लिए हम जो है निम्न उपाय को अपनाते हैं, जिसमें आपका दिया है, क्या दिया भैया, ऐसे यौगिकों का निर्माण जो स्वभावतः कम घुलनशील होते हों। कम घुलनशील का मतलब जल्दी जल्दी घुलनशील ना होते हों, ठीक है। और अगर जो है जल्दी घुल जाएंगे तो जो है लीचिंग भी हो जाएगा, इसलिए जब कम घुलनशील होंगे, धीरे धीरे घुलनशील होंगे, तो ही इनका जो है प्रभाव खेत में पड़ेगा। जैसे आपका दिया है क्या, आइसोब्यूटाइलिडीन, आइसोब्यूटाइलिडीन डाईयूरिया, आइसोब्यूटाइलिडीन डाईयूरिया IBDU, इसमें जो है नाइट्रोजन कितना होता है 31 से 32% होता है। क्या नाम है, आइसोब्यूटाइलिडीन डाईयूरिया। अब आगे दिया है क्रोटोनली क्रोटोनाइलिडीन डाईयूरिया है, ठीक है। आइसोब्यूटाइलिडीन है, क्रोटोनाइलिडीन डाईयूरिया है, CDU पता नहीं है, पहली बार नाम सुन रहे हैं हम भी। इसमें जो है 32.5% नाइट्रोजन होता है। अब दिया है गुनाइल यूरिया सल्फेट, इसको सुने हैं, GUS कहते हैं। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया फॉर्म में होता है, 38 से 42% नाइट्रोजन होता है। यूरिया की तुलना में कम आर्द्रता ग्राही होता है। अक्जामाइड को तो शुद्ध जान ही चुके हैं, NH2CO NH2, ठीक है। इसमें 31% नाइट्रोजन होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उपलब्ध उर्वरकों के चारों ओर जो है आवरण चढ़ाना। आवरण का मतलब जैसे यूरिया है, यूरिया के चारों ओर नीम कोटेड यूरिया सुने होंगे आप, जो है उसका जो है उदाहरण दिया है सल्फर कोटेड यूरिया, सल्फर से कोट कर देने की। कोट मतलब समझते हैं जिसे दीवार की कोटिंग नहीं की जा सकती है पुट्टी से चिकनाहट लाने के लिए, उसी तरह जो है उसके यूरिया में या फर्टिलाइजर में जो है उसके चारों ओर कोट कर दिया जाता है। जैसे आपका सल्फर कोटेड यूरिया हो गया, यूरिया में सल्फर का कोट कर दिया गया। नीम कोटेड यूरिया हो गया तो नीम का कोट लेप लगा दिया गया। और लाख कोटेड यूरिया हो गया, सेलेक्ट कोटेड यूरिया हो गया, इसमें 32.2% नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह से जो है कोट कर दिया जाता है, ठीक है भैया। अब जैसे दिया है आगे, उर्वरक के जो है बड़े दानों यानी कि सुपर ग्रेनुलस का निर्माण या रूपांतरित रूप का निर्माण बड़े दानों में। जैसे यूरिया के बड़े दानों अर्थात 1 से 4 ग्राम, 1 से 4 ग्राम जो आपकी बड़ी यूरिया देखे होंगे आप, उनका जो वजन होता है लगभग 1 से 4 ग्राम होता है एक दाने का वजन, ठीक है, बड़ी यूरिया जो है। और कह रहा है कि वजन का प्रत्येक दाना का निर्माण किया जाता है जब इन बड़े दानों को मृदा में अपचयित क्षेत्र में डाला, यानी रेड्यूस जोन में। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया को कहाँ डाला जाता है, यूरिया को कहाँ डाला, हमेशा रेड्यूस जोन में डाला जाता है ज़्यादातर काफ़ी वो धान की खेती में, ठीक है, रेड्यूस जोन में डाला जाता है। तब नाइट्रोजन क्षय बहुत कम होता है। मिट्टी के निचले सतहों में डालने की सुविधा को देखते हुए यूरिया का मोटे दानों का निर्माण या मिट्टी के साथ मिश्रित कर गेंद का निर्माण किया जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए 2 किलो यूरिया ले ली, उसको मिट्टी में मिला के क्या करेंगे, गेंद तैयार करेंगे, है ना, गीली मिट्टी में। इसके बाद उसको जो है फेंक देंगे खेत में, या फिर आप मोटे दानों का ही छिड़काव कर सकते हैं। आजकल तो मोटा दाना भी आ रहा है ना। 1 से 4 ग्राम इसका भार होता है। ये जल्दी जो है आपके रिलीज नहीं होता है, लेट जो है अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। या फिर आप दिया है ग्रोमोर जो है, ग्रोमोर यूरिया, ग्रोमोर को भी नाम सुनोगे। ग्रोमोर में क्या क्या होता है, तो ग्रोमोर यूरिया अमोनियम फास्फेट का व्यापारिक नाम है। किसका, अमोनियम फास्फेट का। इसका ग्रेड 29:29 जी/0 होता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो NPK है नाइट्रोजन 29 होता है, फास्फोरस 40 होता है, पोटास नहीं पाया जाता है ग्रोमोर में, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब अमोनिया, फास्फोरस मतलब फास्फोरस, है ना। अब दिया है एमोफोस बी में क्या होता है, यह अमोनियम सल्फेट का पुराना नाम है। इसका ग्रेड 20:20 होता है, ठीक है। इसमें जो है इसमें भी नहीं पाया जाता अमोनियम फास्फेट। देखो ग्रोमोर में क्या पाया जाता है, इसको जो है आप अमोनियम फास्फेट कहते हैं। अमोनियम मतलब नाइट्रोजन पाया जाए, फास्फोरस पाया जाए, पोटास नहीं पाया जाएगा। इसका जो है ग्रेड कितना होता है, 29:29:0, ठीक है। 29 आपका नाइट्रोजन होगा, 29 आपका फास्फोरस होगा, पोटेशियम नहीं पाया जाएगा। अमोनियम जिसको आप एमोफास भी कहते हैं, इसको अमोनियम फास्फेट या सल्फेट का पुराना नाम है। इसका ग्रेड जो है 20:30
0 होता है। 20:20:0 यानी कि 20 नाइट्रोजन 20 आपके फास्फोरस होता है और इसमें जो है पोटास नहीं पाया जाता है। ठीक है भैया, तो ये थे आपके नाइट्रोजन धारी उर्वरक के बारे में। ठीक है भैया, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, पोटास धारी उर्वरक के बारे में, सोलो रिलीज के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना। जैसे कि आपका फेरम हो गया, ये मैग्नीज इसका जो है पीपीएम कितना प्रयोग करते हैं पौधों में, तो ये सब जो है पौधों में इतना प्रयोग होता है। ईडीटीए डीटीपीए सीडीटीए इसको याद कर लें, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक स्लैग में कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिक स्लैग में जो है आपके सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 3% होती है। बेसिक स्लैग सल्फर है ना, याद रखना। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राम राम।